हेलो माय डियर चैंपियंस, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जो, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। जल्दी से एक बारी फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे अगर जो मेरी वॉइस और मेरी वीडियो आप सभी लोगों को क्लियर हो तो। राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से, चलिएगा भाई। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को। चलेगा जी। तो देखिए, एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट 3 डेज की, अगले 3 दिन की, है ना, अगले 3 दिन की क्लासेस आप लोगों के कोर्स के अंदर शेड्यूल हो गई है, अगर जो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे तो। चलेगा जी। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन आखिर होता क्या है। इसके बारे में हम लोग मोटा मोटा से पहले भी जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में हमारा पढ़ा था प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ के आए थे भाई पहली यूनिट में। तो वहां पर हम लोगों ने एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में स्टडी किया था। तो जो प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन को जो बच्चा पढ़ा है, तो उसके सर के ऊपर से ज्यादा बातें जाएंगी नहीं। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन, इसका मतलब क्या है भाई? एक हमारा एसिड होगा और दूसरा हमारा बेस होगा। एक चीज हमारी क्या होगी बेटा जी? एसिड होगी। दूसरी चीज हमारी क्या होगी बेटा जी? बेस होगी। इसमें तो कोई भी शक या दो राय वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। चलिएगा, तो देखिएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन इज बेस्ड अपॉन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। कि जो एसिड बेस टाइट्रेशन है, ये बेसिकली हमारा किसके ऊपर बेस रहता है, किसके ऊपर डिपेंड रहता है बेटा जी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर। किसके बीच में? हमारी जो होती है एसिड और बेस के बीच में। क्या भाई? भाई या तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, या फिर बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो किसके ऊपर हमारा बेस्ड रहता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर। और न्यूट्रलाइजेशन किस किस का हो रहा होता है प्यारे बच्चों? एसिड और बेस आपस में ही न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलिएगा, अब देखिएगा, बात की जाए तो इन एसिड बेस टाइट्रेशन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हैविंग नोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, और वॉइस वर्सा। क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारी? कि अब यहां पर देखिएगा कि जो हमारा टाइट्रेशन है, जो हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन है, ये कैसे परफॉर्म किया जाएगा। बड़ी ही सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों। देखिएगा, हमारे पास में मान लीजिए क्या है, एक एसिड है। हमारे पास में क्या है? एक एसिड है, और दूसरा हमारे पास में बेस होगा। बिल्कुल सही बात है, दूसरा हमारे पास में क्या होगा? बेस होगा जी। एक एसिड है तो दूसरा बेस होगा भाई, बिल्कुल यही होगा। अब मान लीजिए मुझे क्या है कि एसिड का कंसंट्रेशन पता है, एसिड का कंसंट्रेशन नोन है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हमारे बेस का कंसंट्रेशन पता करेंगे। वहीं पर ही मान लीजिए ऐसा हो कि बेस का कंसंट्रेशन हमें नोन हो, बेस का कंसंट्रेशन हमें नोन हो, तो इन दैट केस हम एसिड का कंसंट्रेशन पता करेंगे। यानी कि अगर जो सिंपल और सरल भाषा में बोला जाए तो हमें एक का कंसंट्रेशन पता होगा, और जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है उसकी सहायता से हम दूसरे वाले का कंसंट्रेशन पता कर रहे होंगे। अगर जो बात क्लियर हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज देना, फटाक से भेज दो बेटा जी। मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में तब तक एक बार मैसेज कर देता हूं। मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में तब तक एक बार मैसेज कर देता हूं, आ जाइएगा भाई। मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा। आगे मूव करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते देखिएगा, द पॉइंट एट विच द मोल्स ऑफ एसिड एग्जैक्टली कैंसिल टू द मोल्स ऑफ बेस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज, हमारा क्या कहलाता है बेटा जी? वही हमारा एंड पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ये कैसे है कि एंड पॉइंट कैसे कहला रहा है भैया? देखिएगा, अब मान लीजिए मुझे एसिड का कंसंट्रेशन पता था, तो मैं क्या कर रहा हूं? एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस में ऐड कर रहा हूं, ताकि कि मैं इस बेस का कंसंट्रेशन पता कर सकूं। तो क्या होगा कि हमारा एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक हमारा ऐसा पॉइंट आएगा
कि जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे बेटा जी, हमारे बराबर हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस के, मोल्स ऑफ बेस के। अब जिस पॉइंट पर भी हमारे एसिड के मोल्स की संख्या बेस के मोल्स की संख्या के बराबर हो जाएगी सॉल्यूशन में, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा एंड पॉइंट बोलते हैं। बात अगर जो समझ में आई हो तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज देना, फटाफट भेज दो बेटा जी। देखो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी, अगर जो बात बिल्कुल क्लियर हो गई हो। चलेगा, बात करते हैं हमारे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमारे तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, अर्हीनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड एंड लवरी थ्योरी और लेविस थ्योरी। अब इन तीनों थ्योरीज को हम ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो हम इसको यहां पर पढ़ करके अपना समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी क्या बोलती है कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हो, H पॉजिटिव आयन देते हो एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन देते हो एक्वस सॉल्यूशन में। वहीं पर ही हमारा ब्रोंस्टेड एंड लवरी थ्योरी क्या बोलती है बेटा जी कि जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। वहीं पर हमारी लेविस इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो बेस होता है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे मूव करते हैं। ये हमारी सारी की सारी थ्योरीज हैं जो कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हमारा थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में, कि जो हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं उनमें हमारी थ्योरी कौन कौन से होते हैं। यहां पर हमारी दो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, एक हमारी है बेटा जी ओस्टवाल्ड थ्योरी, और एक हमारी है बेटा जी हमारा क्यूनर्ड थ्योरी। अब अगर जो मैं सिंपल और सरल भाषा में आपको दोनों थ्योरी के बारे में समझाऊं, ठीक है जी, तो देखिएगा सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो ये इंडिकेटर है ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुकर में, है ना, आप कुकर में क्या बना रहे हो बेटा जी, चावल बना रहे हो, राइस, चावल बना रहे हो। तो चावल मान लीजिए 2 सीटी में पक जाते हैं, मान लीजिए चावल क्या है 2 सीटी में पक जाने हैं। तो भाई अगर जो वो सीटी नहीं आई, अगर जो वो सीटी नहीं आई तो क्या चावल हमारे जल जाएंगे क्या, यस और नो, बिल्कुल जलने के चांसेस है। अब वहीं पर ही जो वो सीटी है, ये जो सीटी हमारी बजती है, ये क्या है, एक इंडिकेटर का कार्य कर रही है ना, कि हमें बता रही है भाई 2 सीटी आ गई, अब गैस बंद कर दो। होता है ऐसा, नहीं होता प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसे ही हमारा जो इंडिकेटर है, हमारा जो टाइट्रेशन होता है उसमें इंडिकेटर यही कार्य करता है। इंडिकेटर क्या काम करता है कि हमारा एंड पॉइंट आ गया, भाई हमारा क्या हो गया, एंड पॉइंट आ गया। अब एंड पॉइंट आ गया, ये हमें कैसे पता लगेगा, एंड पॉइंट आ गया है हमें कैसे पता लगेगा। अब हमारा टाइट्रेशन थोड़े ना उठ के बोलेगा ए भाई बस बंद कर दो, हो गया एंड पॉइंट आ गया, नहीं ना। तो एंड पॉइंट का हमें पता कैसे चलेगा, एंड पॉइंट का पता लगता है हमें इन इंडिकेटर की सहायता से। कैसे भाई, हाँ ये इंडिकेटर क्या होते हैं, 2 से 3 ड्रॉप हमारे टाइट्रेशन में ऐड किए जाते हैं। इनका कुछ काम नहीं होता है, बस इनका इतना काम होता है कि जैसे ही टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आए ये तुरंत कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, तुरंत कलर चेंज कर देते हैं। अब जैसे ही कलर चेंज हुआ यानी कि वो क्या है कि इंडिकेशन है, एक सिग्नल है कि भाई अब टाइट्रेशन रोक दो। तो इंडिकेटर क्या कार्य करते हैं टाइट्रेशन में, समझ में आया बेटा जी, समझ में आया इंडिकेटर क्या कार्य करते हैं। अब यहां पर हमारी क्या है, यही इंडिकेटर की 2 थ्योरीज हैं, एक है ओस्टवाल्ड थ्योरी और एक है क्यूनर्ड थ्योरी। अब ये दोनों थ्योरी क्यों है भैया, बताते हैं। अभी हमने क्या बोला कि इंडिकेटर कलर चेंज करके एंड पॉइंट आ गया ये दर्शाता है। अब ये दोनों थ्योरी ये बताती है कि इंडिकेटर एंड पॉइंट पर कलर चेंज करता कैसे है। इंडिकेटर क्या है, एंड पॉइंट पर आकर के कलर चेंज करता कैसे है। तो हमारे जो ओस्टवाल्ड सर थे उन्होंने क्या बोला हमारा, कि हमारा क्या जो इंडिकेटर होता है जब हम उसको स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारा अनडिसोसिएटेड होता है, और
जब एंड पॉइंट आ जाता है तो एंड पॉइंट आते आते वो हमारा क्या होता है, डिसोसिएटेड हो जाता है। तो अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर का जो कलर है वो अलग होगा, और जो हमारा डिसोसिएटेड इंडिकेटर है उसका कलर जो है बेटा जी वो अलग होगा। तो ये कारण है कि हमारा क्या है, इंडिकेटर क्या है, अनडिसोसिएटेड फॉर्म से डिसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इस कारणवश हमारा क्या होता है, इंडिकेटर कलर चेंज करता है। वहीं पर ही हमारे जो क्यूनॉइड थ्योरी है ये क्या बोलती है जी, ये थ्योरी बोलती है कि जो इंडिकेटर है ना, जो हमारा इंडिकेटर है उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है एंड पॉइंट आते आते उसमें चेंजेस आ जाते हैं, एंड पॉइंट आते आते उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जिस कारणवश जो हमारा इंडिकेटर है वो कलर चेंज करता है। तो दोनों थ्योरी क्या बोलती है, इंडिकेटर कैसे कलर चेंज करता है, आपको सिंपल सरल भाषा में समझ में आया? और अगर जो है समझ में आया तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दो मेरे भाई। देखो बहुत कम बच्चे हार्ट वाला इमोजी भेज रहे हैं, ठीक है, बहुत कम बच्चे भेज रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर जो आप हमारी क्लास में एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपका रिजल्ट डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जुबान बहुत काली है, याद रखिएगा, ठीक है जी, हमारी जुबान बहुत काली है और अभी हमारी कोनू नहीं घरवाली है, ठीक है जी। तो अगर जो तुम्हें नहीं अपनी बैक है लानी तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजते रहो जानी। समझ में आई है नहीं भाई बात भाई? तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेजते रहिए प्लीज, चलेगा। तो हमारी ये दो थ्योरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। तो देखिएगा, इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस सम रेडली सीन चेंजेस एट द इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। हमारा क्या बेटा जी, कि हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट पर आते ही हमारा क्या है, कुछ थोड़े से चेंजेस करके दिखाने लगे, यही हमारा क्या होता है, इंडिकेटर का कार्य होता है। एक्यूरेसी ऑफ एनी टाइट्रेशन मेनली डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी इन डिटेक्शन ऑफ द एंड पॉइंट, कि किसी भी टाइट्रेशन को हम लोग एक्यूरेट कैसे बताएंगे कि इतना एक्यूरेट है, वो डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा उसका एक्यूरेट एंड पॉइंट आएगा। और कितना एक्यूरेट एंड पॉइंट कैसे आएगा, जितना ज्यादा एक्यूरेट हम उसके लिए हमारा क्या बेटा जी, इंडिकेटर का उपयोग करेंगे, ठीक है जी। देखिएगा, एट द एंड पॉइंट ऑफ द मोल्स ऑफ द एसिड एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज द मोल्स ऑफ द बेस इन द सॉल्यूशन एंड दिस पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय द सम इंडिकेटर्स। कि क्या बोला गया कि जब एंड पॉइंट हमारा आता है तो क्या इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एग्जैक्टली जो हमारे मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड है वो न्यूट्रलाइज कर चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस को, ठीक है जी। और इस पॉइंट को डिटेक्ट करने का काम कौन करते हैं बेटा, हमारे इंडिकेटर्स करते हैं, ठीक है। इन एसिड बेस टाइट्रेशन व्हेन एन इंडिकेटर शो कलर चेंज इज कॉल्ड एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन में अगर जो कोई इंडिकेटर कलर चेंज कर रहा है तो वो उस टाइट्रेशन के क्या बेटा जी, एंड पॉइंट होता है। अब यहां पर एक बच्चा भी कमेंट कर रहा है कि भैया एंड पॉइंट तो आपने बता दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एसिड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द बेस, कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एसिड क्या हो जाए, बराबर हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस के, तो हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। पर भैया हमारा यहां पर एक और आपने बात लिखी, इक्वलेंट पॉइंट। इक्वलेंट पॉइंट अब ये क्या है, ये बताओ भैया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा जी आपने। देखिएगा, एंड पॉइंट से जस्ट पहले वाली कंडीशन, जस्ट बिफोर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मामा का घर यहां है, आप यहां से गाड़ी वाले भैया को लेकर के जा रहे हैं, तो आपका मामा घर जस्ट इसके मुड़ते की साथ ही है, तो आप गाड़ी वाले भैया को क्या बोलते हैं, भैया इस मोड़ते की साथ ही रोक लेना। तो गाड़ी वाले भैया यहीं पर ही अपनी स्पीड स्लो करते चले जाएंगे कि बस मुड़ते की साथ ही मेरे मामा का घर है। ऐसे ये इक्विवेलेंट पॉइंट है जो क्या दर्शाता है बेटा जी, कि बस हो गया है, होने वाला है, बस बस वो घड़ी आ चुकी है कि जब हमारा एंड पॉइंट आ जाए। तो ये हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट, बिल्कुल देसी भाषा में हम आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होता है। तो द आइडियल कंडीशन, द एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंट पॉइंट हमारा कॉन्केड विद ईच अदर बट पार्शियली देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन देम विच इज कॉल्ड टाइट्रेशन और एंड पॉइंट एरर। हमारा कि हमारा जो एंड पॉइंट होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट होता है, इनमें थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंट होता है क्योंकि जस्ट पहले वाली कंडीशन है ना। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा इंडिकेटर का कार्य होता है, ठीक है जी। अब कलर चेंज करता है, पीएच के अकॉर्डिंग हमारी डिपेंडेंसी होती है, तो सब कुछ आप लोगों को पहले से भी पता है, मतलब कि ये इसमें कुछ ऐसा एज सच कुछ भी नहीं है ना, इसमें एज सच कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको कुछ भी बताया जाए। अब देखिएगा हमारा यहां पर क्या है बेटा जी, ठीक है, ठीक है जी। यहां पर नहीं, यहां पर हम लोग सोल्यूट और सोलवेंट कंसीडर नहीं कर सकते बच्चा जी।
यहां पर हम लोग सोल्यूट और सोलवेंट नहीं बोल सकते हैं। अब यहां पर सोल्यूट और सोलवेंट क्यों नहीं बोल सकते, उसके पीछे का भी कारण है। अब देखिए मान लीजिएगा कि हमने ऊपर ब्यूरेट में 50 ml हमारा एसिड लिया है, यहां पर क्या हमारा 50 ml एसिड है, और मैंने क्या किया नीचे बेटा जी हमारा 10 ml हमने क्या लिया है, यहां पर बेस लिया है, 10 ml बेस लिया, नीचे 10 ml लेते हैं। अब मान लीजिए एसिड और बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होने में ऊपर से मेरा 10 ml नीचे गिरा, तो ये भी 10 ml है और ये भी 10 ml है। अब आप इसमें कौन सा सोल्यूट बोल दोगे और कौन सा सोलवेंट बोल दोगे, क्योंकि हम यहां पर कोई सॉल्यूशन तैयार नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर क्या तैयार कर रहे हैं, हम यहां पर हमारा एक नॉन सैंपल वाले सॉल्यूशन से एक अननोन सैंपल वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं। यहां पर सोल्यूट और सोलवेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, समझे, यहां पर सोल्यूट और सोलवेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है जी, चलेगा। अब बात करते हैं हमारे ओस्टवाल्ड थ्योरी के बारे में। तो देखिएगा, दिस थ्योरी ऑफ इंडिकेटर एक्शन वाज सजेस्टेड बाय डब्ल्यू ओस्टवाल्ड। ही सजेस्टेड दैट मोस्ट ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर आर वेरी वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेस। क्या बात बोली हमारे ओस्टवाल्ड सर ने, कि जो हमारे मोस्ट ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, तो वेरी वीक एसिड होते हैं या फिर वेरी वीक बेस होते हैं, है ना। एंड कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर इज ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ इंडिकेटर, कि हमारा क्या है कि जो कलर चेंज हो रहा है इंडिकेटर को किस वजह से हो रहा है बेटा जी, हमारा आयोनाइजेशन की वजह से हो रहा है। द अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर हैज डिफरेंट कलर देन द आयोनाइज्ड इंडिकेटर, कि हमारा क्या है, एक हमारा क्या बेटा जी अनआयोनाइज्ड इंडिकेटर है ना हमारा, और कुछ टाइम बाद वो क्या हो रहा है बेटा जी आयोनाइज्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसका कलर हमारा डिफरेंट होगा, है ना जी, और इसका कलर हमारा क्या होगा बेटा जी, डिफरेंट होगा। ठीक है जी, तो इस कारणवश हमारा क्या होता है कि जो हमारा इंडिकेटर है वो कलर चेंज करता है। चलेगा, अब यहां पर हमारा थोड़ा सा कुछ हमारे क्या है, कुछ प्रूफ्स यहां पर हम लोग करेंगे कि कैसे अनआयोनाइज्ड आयोनाइज्ड के बारे में यहां पर बात हो रही है। देखिएगा, कंसीडर दैट HIND हमारा क्या बेटा जी एक इंडिकेटर है ना, हमारा क्या एक इंडिकेटर है, इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर एंड इन एक्वा सॉल्यूशन इट इज वेल डिसोसिएटेड एज फॉलो। हमारा क्या बात बोलेगी, देखिए हमारा क्या है कि इंडिकेटर है जो हमारा दो फॉर्म में टूट रहा है, क्योंकि हमारा क्या है एक एसिडिक इंडिकेटर है, हमारा क्या बेटा जी एक हमारा ये एसिडिक इंडिकेटर है, क्या बेटा जी हमारा ये एसिडिक इंडिकेटर है। ठीक है, अब जो ये एसिडिक इंडिकेटर है ये हमारा टूट रहा है किसमें बेटा जी, हमारा H पॉजिटिव और आयन नेगेटिव में। किसमें टूट रहा है बेटा जी, हमारा H पॉजिटिव और आयन नेगेटिव में। अब क्या हो रहा है बेटा जी, हमारा जो हमारा H पॉजिटिव आयन नेगेटिव है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हमारा एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। अब एसिडिक सॉल्यूशन हमारा क्या है, HA है, जो कि हमारा H पॉजिटिव और A नेगेटिव में टूट रहा है। अब यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं, अभी हमारा जो इंडिकेटर था बेटा जी वो हमारा क्या था, HIN था, जो हमारा क्या हो गया H पॉजिटिव और IN नेगेटिव में टूटा। वहीं पर हम लोगों ने क्या लिया, इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला HA में, ऐसे H पॉजिटिव और A नेगेटिव हमें देखने को मिला। अब यहां पर अगर जो आप ये डब्बा पैक करोगे तो ये भी H पॉजिटिव है, ये भी H पॉजिटिव, हमें क्या दिखेगा बेटा जी, कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा, कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना। आप अगर जहां पर देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, जिस कारणवश हमारा क्या होगा, जो डिसोसिएशन होगा इंडिकेटर को वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या है अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर है, डिसोसिएशन ऑफ इंडिकेटर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। तो इन एसिडिक वीक एसिड देयरफॉर अ पुअरली डिसोसिएशन एंड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इट इज डिसोसिएशन फर्दर डिक्रीज, द इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां पर क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमारा क्या होगा जी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। क्या होगा, हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। Therefore, in the presence of acid, the dissociation of HIN is also negligible and indicator is mostly is undissociated form. Then they show हमारा क्या डिसोसिएटेड इंडिकेटर कलर। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी, अब यहां पर क्या हो रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। अब कॉमन आयन इफेक्ट प्रोड्यूस होने की वजह से जो मूवमेंट है वो क्या बेटा जी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है जी, अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो जो अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर है और जो थोड़ा बहुत डिसोसिएटेड हुआ है ना, इन दोनों इंडिकेटर के कलर में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है।
जिस कारणवश हम लोग एक्यूरेट एंड पॉइंट नहीं बता सकते। वहीं पर ही हमारा एसिडिक इंडिकेटर ही लिया जाए, वहीं पर हमारा क्या किया जाए बेटा जी, एसिडिक इंडिकेटर ही लिया जाए, पर इसको क्या है बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए। हमारा क्या लिया जा रहा है बेटा जी, इंडिकेटर यही लिया जा रहा है HIN, है ना। हमारा ये किसमें H पॉजिटिव और IN नेगेटिव में ही टूट रहा है। पर लेकिन हमारे यहाँ पर जो दूसरा कंपाउंड वो एसिडिक नहीं बेसिक लिया गया है BOH, तो हमारा क्या है OH नेगेटिव और B पॉजिटिव में हमारे टूट रहा है। तो यहां से हमारा क्या बन रहा है बेटा जी, वाटर बन रहा है H2O। क्या बन रहा है, वाटर। यहां पर हमें कॉमन आयन इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जो डिसोसिएशन हमारा है वो हमारा यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, इंक्रीज होगा। अब डिसोसिएशन जब हमारा इंक्रीज होगा, यानी कि डिसोसिएशन जब हमारा यहाँ पर बढ़ेगा, तो उस परिस्थिति में हमारा क्या होगा, जो मूवमेंट है वो क्या होगा बेटा जी, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, जिस कारणवश हमें यहां पर क्या होगा, जो डिसोसिएटेड इंडिकेटर है और जो अनडिसोसिएटेड इंडिकेटर है, इन दोनों के बीच में कलर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यही हमारे क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारी ओस्टवाल्ड थ्योरी बोलती है एसिड बेस इंडिकेटर की। यही हमारी क्या बेटा जी, ओस्टवाल्ड थ्योरी बोलती है एसिड बेस इंडिकेटर की। कॉमन आयन इफेक्ट है तो डिसोसिएशन डिक्रीज होगा, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है तो डिसोसिएशन हमारा इंक्रीज होगा। यानी कि क्या, कॉमन आयन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसोसिएशन। ठीक है जी, क्या होता है बेटा जी, हमारा कॉमन आयन इफेक्ट हमारा क्या होता है कि जो हमारा कॉमन आयन इफेक्ट है, जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके बेटा जी, हमारा डिसोसिएशन के। ठीक है जी, तो ये हमारा रिलेशन यहां से बन जाएगा। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, टाइट्रेट टाइट्रेंट बोल सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सबसे बेस्ट उदाहरण आपको देते हैं ताकि कि आप कभी फिर इसको भूल ना पाओ। देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों के पेपर आएंगे, है ना, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप लोगों के पेपर आएंगे, तो क्या होगा कि आपकी पढ़ाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पापा की पढ़ाई। कैसे कि जैसे आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपके पिटने के चांसेस कम होते चले जाएंगे, और जैसे आपके नंबर घटेंगे तो आपके पिटने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि एक चीज का बढ़ना तो दूसरी चीज का घटना, यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर जो समझ में आया हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। ठीक है जी, तो आप नहीं भूलोगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों, चलिएगा आगे बात करते हैं। हमारा ये हो गया हमारा क्या बेटा जी, ओस्टवाल्ड थ्योरी एसिड बेस इंडिकेटर की। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारा किसके बारे में, हमारा क्यूनॉइड थ्योरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हमारा क्यूनॉइड थ्योरी के बारे में। अब हमारी ये थ्योरी क्या बोलती है कि इंडिकेटर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस आने के कारणवश हमारा क्या होता है कि हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल सा हमारा जो कलर चेंज है वो देखने को मिलता है। तो देखिएगा, क्यूनॉइड थ्योरी सजेस्ट दैट द कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर इज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ इंडिकेटर, कि इंडिकेटर के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से हमें कलर चेंज देखने को मिलता है। ठीक है जी, इन एसिडिक सॉल्यूशन इंडिकेटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म एंड इन बेसिक सॉल्यूशन इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म। कि हमारा जो इंडिकेटर है अब वो एसिडिक सॉल्यूशन में अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में अगर जो डालेंगे तो अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म हैव डिफरेंट कलर, देयरफॉर इन एसिडिक सॉल्यूशन इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर एंड इन बेसिक सॉल्यूशन गिव डिफरेंट कलर। अब क्या है कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कलर होगा, तो इसी वजह से जो अगर जो हमारी क्या है एसिडिक कंडीशन है तो वहां पर कलर अलग शो होगा, और बेसिक कंडीशन है तो वहां पर कलर हमारा अलग शो होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आप लोग डायग्राम देख सकते हो। ठीक है जी, यहां पर आप लोगों को डायग्राम दिया गया है। आप देखिएगा हमारा ये इंडिकेटर है जो कि कलरलेस है। अब यहां पर क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, यहां से बॉन्ड्स को टूटेंगे, OH नेगेटिव बाहर आएगा, यहां से क्या होगा बेटा हमारा पिंक कलर शो होगा इस स्ट्रक्चर के साथ में। वहीं पर दोबारा से इसमें OH नेगेटिव आयन हमारा क्या बेटा यहां से बाहर निकलेंगे, तो हमारे यहां से क्या होगा, जो पिंक है हमारा पिंक कलर है उससे फिर हमारा क्या हो जाएगा, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ड्यू टू चेंजेस इन द स्ट्रक्चर देन इंडिकेटर विल चेंज देयर कलर। बात क्लियर हुई बेटा जी। तो यही आप लोगों को क्या बेटा जी, थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके
फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेड टाइम एग्जाम में आता है। बेटा ये क्लास जो आपकी लाइव चल रही है ये आपको आपके कोर्स के अंदर मिलेगी। ये जो आपकी लाइव क्लास चल रही है ये आपको आपके कोर्स के अंदर मिलेगी। बेटा 25-26 सेशन के पेपर जो हैं, देखिए अभी 24-25 के पेपर नहीं हुए हैं, 25-26 सेशन के पेपर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि शायद 2027 आखिरी तक होंगे। ठीक है, और मैं आपको यही सजेशन दूंगा। अच्छा, तो इसमें रोने वाली क्या बात हो गई? इसमें रोने वाली क्या बात होगी बाबू? हम है ना उसको बताने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कीजिएगा आप, है ना, इस क्लास के बाद में क्या बोलते हैं, कुछ मत कीजिएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो बना करके डाल दूंगा कि कौन सी चीज आपको कहां पर मिलेगी आपके कोर्स के अंदर, है ना, क्योंकि अब चीजें जो फोल्डर्स चेंज हुए ना आपके, तो मैं उसमें आपके फोल्डर मतलब एक वीडियो बना कर डाल दूंगा, तो आप उससे फिर देख लेना। ठीक है, ठीक है बेटा जी। और बेटा जी जितने भी यहाँ पर बिहार वाले बच्चे, बेटा मैं आपको यही सजेशन दूंगा, देखिए एज एन बिग ब्रदर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप बिहार से अगर जो फार्मेसी कर रहे हो तो प्लीज छोड़ दीजिए, वरना आपकी डिग्री यानी कि आपकी बिना बैक आए भी आपकी जो डिग्री पूरी होगी वो कम से कम 5 से 6 साल में पूरी होगी। ठीक है, इस बात को मेरी ध्यान में रखिएगा कि डिग्री ही पूरी 5 से 6 साल में होगी, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए इधर उधर भागते फिरोगे। तो भाई इसी को हम आपको यही पर्सनली सजेशन देंगे कि देखिए डराने की वाली बात नहीं, पर ये हकीकत है, फैक्ट है। देखो जो 2024-25 में एडमिशन लिए थे, जो 2024-25 में एडमिशन लिए थे, यानी कि जो आपसे सीनियर है ना, पूरे ओवरऑल इंडिया में वो बच्चे जा चुके इस टाइम पर 4th सेमेस्टर में, और बिहार के बच्चों का अभी 1st सेमेस्टर का भी पेपर नहीं हुआ है। बिहार के बच्चों का भी 1st सेमेस्टर का भी पेपर नहीं हुआ है। सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है भाई। तो जितने भी बिहार से बच्चे कर रहे हैं मैं उनको सभी को ये सजेशन देता हूँ, मेरे पास वो कॉल करते हैं कि बेटा अगर जो आप बिहार से कर रहे हो तो भाई छोड़ दो, ट्रांसफर लवा लो, कुछ भी कर लो, पर लेकिन वहां से मत करो, क्योंकि नॉर्मली देखो 4 साल में डिग्री पूरी होती है ना, 4 ईयर में, आपके पेपर ही कम से कम 5 से 6 साल में पूरे होंगे। 5 से 6 साल में तो आपकी डिग्री पूरी होगी बिना बैक आए भी। एकेटी वाला ने यूनिवर्सिटी कैसे भी है, पर है तो ठीक, पेपर तो टाइम से करा देती है। आप खुद देखो कि 1.5 साल हो गया है, यानी कि लगभग 20 महीने हो चुके हैं, 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, 20 मंथ हो चुके हैं बेटा जी, 2 साल होने वाले हैं, और 1st सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए हैं। आप अगर जो इस हिसाब से लगाओ तो 2 साल में 1 सेमेस्टर हो रहा है, तो बच्चों का 8 सेमेस्टर है, 16 साल में होगी पूरी डिग्री। खुद अनुमान मतलब खुद साइकिल मतलब कि एक हिसाब लगा कर देखो, तो ये हो रहा है। एकेटी के एग्जाम फरवरी में हो जाएंगे, फरवरी लास्ट या मार्च मिड तक हो जाएंगे। चलेगा जी, इतनी बात जितनी मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई, अगर जो समझ में आई तो हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेजेंगे भाई फटाक से। जितनी बात आप सभी लोगों को पता ही है, 1 सेकंड रुकेंगे बेटा जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, क्लास में हूँ। ठीक, देखिए हमारे भगवान जी का कॉल था, और भगवान जी का कॉल हम काट नहीं सकते हैं, है ना। अब आप पूछो भैया भगवान जी कौन, ये हमारी बड़ी बहन का फोन था। भगवान है भाई साहब हमारे लिए वो। ठीक है, अगर जो हम आज मतलब ये समझिएगा, आज अगर जो हम जिंदा भी है ना, जिंदा क्या कि अगर जो किसी को मेरे से पूछना हो कि कभी तुमने भगवान देखा है क्या, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि हाँ भाई मैंने भगवान देखा है, भगवान होता है, और मैंने अपनी बहन के रूप में अपने भगवान को देखा है, सच्ची में, लिटरली, है ना। दुनिया की कोई टेंशन हो मेरे जीवन में, कोई भी मतलब कि वो उसको ऐसे सोल्व कर देते हैं कि बस मैं क्या ही बता दूं। मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे एक तो बहन मिली, और वो भी बहन के रूप में ऐसी बहन मिली कि जो हर तक ये सपोर्ट करती है। ठीक है जी,
देखिए बेटा जी, पूरा जीवन ना बर्बाद हो जाए इससे तो अच्छा 1 साल। देखो भगवान की कृपा समझो कि तुम मेरे से मिलकर मैं तुम्हें सजेशन दे रहा हूं, ठीक है, चलेगा। हाँ दीपिका खुश रहो बेटा, टेंशन नहीं, रोने वोने का नहीं रहता है, चलेगा। बात करते हैं। अब देखो तुम लोग बोलते हो कि सर इतना फोन बजता है, मेरा फोन धा 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 बजता रहेगा, बच्चों के पेपर चल रहे हैं ना, चलिएगा। एसिड बेस टाइट्रेशन जो रहता है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। तो देखिए अगर जो हम लोग बात करें तो एसिड बेस का जो टाइट्रेशन है वो क्लासिफाई होता है मेनली 5 तरीके से। कैसे हमारा क्या रहेगा देखिएगा, बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक है इसको याद रखने की। देखिए बेटा जी क्या होता है कि देखो जो हमारा एसिड होगा, जो हमारा एसिड होगा वो 2 प्रकार का होगा। कैसे 2 प्रकार का भाई, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा या फिर वीक एसिड रहेगा। जो हमारा दूसरा क्या होगा बेटा जी, बेस होगा, जो हमारा क्या होगा बेटा जी, बेस होगा, वो क्या होगा बेटा जी, या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। यही 2 कार्य हो सकते हैं भाई। अब क्या करो कि एक इसका पकड़ो और एक इसका पकड़ो, टाइप बना दो, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं इसका स्ट्रॉन्ग पकड़ रहा हूं, इसका भी स्ट्रॉन्ग पकड़ रहा हूं, तो क्या होगा बेटा जी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ याद रखने की जरूरत पड़ी क्या बेटा जी? ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्या है, चलिएगा। अभी देखो ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक पकड़ लो और इसका स्ट्रॉन्ग ही पकड़े रखो। वीक एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब क्या करो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड दोबारा पकड़ो वीक बेस के साथ में, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, हमारा तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब वीक एसिड को दोबारा पकड़ो किसके साथ में, वीक बेस के साथ में। जो चौथा हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, चौथा हमारा यहां से आ जाएगा, फोर्थ हमारा यहां से आ जाएगा वीक एसिड, वीक एसिड एंड वीक बेस। बताइएगा याद करने की अगर जो जरूरत पड़ी हो उनको, क्या प्यारे बच्चों याद करने की जरूरत है क्या? याद करने की जरूरत है क्या बेटा जी? फटाफट बताइएगा। कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की, ऐसे आप लोग बना सकते हो। तो देखिएगा यहां पर भी यही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक बेस है और वीक एसिड है, यही है जी। अब यहां पर हमारा एक एक एग्जांपल हमें याद करना पड़ेगा। क्या एग्जांपल याद करना पड़ेगा देखिएगा जरा। जैसे कि हम लोग यहां पर एग्जांपल याद करेंगे बेटा जी, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हमारा याद करना पड़ेगा हमें, क्या बेटा जी, हमारा HCl। स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर हमें याद करेंगे NaOH। ठीक है, वीक एसिड के तौर पर हम लोग याद करेंगे हमारा CH3COOH एसिटिक एसिड, और वीक बेस पर हम लोग याद करेंगे बेटा जी हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बस। अब देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि क्या स्ट्रॉन्ग क्या लिया HCl, तो यहां पर हमारा क्या जाएगा बेटा जी, HCl आ जाएगा, और वीक स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या बेटा जी, NaOH आ जाएगा। तो HCl और NaOH के बीच में रिएक्शन होगी। दूसरा हमारा क्या है बेटा जी, दूसरा हमारा क्या वीक एसिड है, यानी कि CH3COOH, CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि NaOH। सही बात। देखिएगा जरा, स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि HCl हो जाएगा अपना भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस है यानी कि क्या, NH4OH हो जाएगा। वीक एसिड है यानी कि CH3COOH हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा, और वीक बेस है यानी कि क्या बेटा जी हमारा NH4OH हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा। ठीक है जी, बताओ बात क्लियर हुई तो? कोई समस्या है यहां तक भाई? किसी को कोई समस्या है तो बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगर जो नहीं हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज करके दिखा दो भाई, बस। चलिए
यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर हमारा आ जाता है बेटा जी, क्या आ जाता है सबसे पहले नंबर पर? पहले नंबर पर हमारा आता है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस। क्या है जी? स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस का टाइट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस का टाइट्रेशन हो रहा है। चलेगा, कैसे हो रहा है जी? देखेगा, स्ट्रोंग एसिड हमारा क्या होगा बेटा जी? हमारा HCl होगा, स्ट्रोंग बेस NaOH होगा। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? NaCl बनेगा और हमारा क्या होगा जी? H2O, यानी कि पानी यहां से बाहर आ जाएगा। और जब हम इस H2O को भी फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमारा क्या बेटा जी? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो देखिएगा जरा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड while sodium hydroxide is a strong base and chemical reaction between them HCl and NaOH can represented as follow, जो कि आप लोगों की ये लिखी हुई है और यही सेम रिएक्शन हमने आपको यहां पर लिख करके बताई है। चलिएगा जी, आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब यहां पर हमारा बात आती है टाइट्रेशन से रिलेटेड, है ना भाई? टाइट्रेशन करना है क्योंकि हमें, अब देखो हम लोगों ने क्या लिया? एक HCl है और एक NaOH है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 100 ml 0.1 मोल वाला HCl ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा जी? 100 ml 0.1 मोल वाला HCl ले रहे हैं और 0.1 नॉर्मल वाला NaOH उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ग्रेजुअली ऐड इन इट। As the titration goes on, H positive ion form HCl combined with OH negative ion formed by the NaOH, H positive ion continuously decrease। हमारा क्या बात बोलेगी बेटा जी? हमारा कि हमारा क्या लिया गया बेटा जी? देखिएगा 0.1 हमारा जो मोलर है वो हमारा क्या बेटा जी? HCl का लिया गया है और इसके अंदर हमारा क्या बेटा जी? HCl क्या प्रोड्यूस करेगा? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस बेसिस पर इसके अंदर 0.1 नॉर्मल वाला NaOH का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। NaOH का सॉल्यूशन क्या कर रहा है बेटा जी? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब हम इस H पॉजिटिव आयन में धीरे 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 करके क्या कर रहे हैं? OH नेगेटिव आयन को ऐड करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? H पॉजिटिव आयन का जो कंसंट्रेशन है बेटा जी वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा, हाँ के ना? और डिक्रीज होता होता है क्या होगा बेटा जी? न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, है ना? क्या होता रहेगा? न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। तो देखेगा कि when 100 ml of NaOH is added to the solution at the all the H positive ion are neutralized by OH negative ion, कि जब 100 ml हम लोग NaOH को 100 ml हमारा क्या बेटा जी? HCl के अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या होगा बेटा जी? हमारा जो बेसिकली H पॉजिटिव आयन है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ OH नेगेटिव आयन। एट द पॉइंट सॉल्यूशन इज नॉट एसिडिक और नॉर बेसिक, हमारा कि जिस पॉइंट पर हमारा क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? हमारा न्यूट्रल, हमारा जिसका pH 7 होगा, बिकॉज NaCl salt इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट हाइड्रोलाइज और कैन नॉट बी हमारा क्या है? डिस्टर्ब हमारा pH। हमारा सिंपल सी बात है कि भाई अब जब हमारा एसिड और बेस की संख्या बराबर हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारा pH होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल पर चला जाएगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन ना तो एसिडिक बचा ना ही बेसिक बचा, तो यहां पर क्या होगा? द अबाउट डिस्कशन इट इज कंक्लूडेड दैट द इक्विवेलेंट पॉइंट इन द टाइट्रेशन इज एट 7। हमारा कि इक्विवेलेंट पॉइंट हमारा क्या होगा? टाइट्रेशन को बेटा जी कहां पर आएगा? 7 पर आएगा। कैसे आएगा भाई 7 पर? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग क्या है? परिक्रिया को दोबारा से, यहां पर देखो लिखी हुई है पर हम आप लोगों के लिए दोबारा से इसको लिख देते हैं। देखो हो क्या रहा है ना? बहुत ही सिंपल तरीके से समझिएगा, है ना? जितनी बात हमने आपको बताई, क्योंकि एक समझ में आ गया तो सब अपना आप समझ में आ जाएंगे, सब समझ में आने लगेंगे खुद के खुद ही बच्चे कुछ, है ना? तो इस वजह से हम एक को पहले बहुत ही बारीकी से समझेंगे। देखिएगा क्या हो रहा है बेटा जी। हमारी रिएक्शन हुई, जो हमारा HCl है उसने रिएक्शन करा NaOH के साथ में, जहां से हमारा क्या बना बेटा जी? हमारा NaCl बना और H2O बाहर आया। ठीक है जी। जो हमारा HCl है बेटा जी, जो हमारा HCl है, HCl क्या बना रहा था? H पॉजिटिव आयन बना रहा था। HCl क्या ले रहे थे बेटा जी? हम लोग 0.1 मोल वाला हम लोगों ने HCl लिया था। कितना? 100 ml, 100 ml ऑफ 0.1 मोल HCl, जो कि H पॉजिटिव आयन बना रहा था। बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है कि नहीं है? चलिए, वहीं पर हम लोगों ने क्या किया? 0.1 नॉर्मल वाला NaOH को लिया, जो कि हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा था बेटा जी? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी।
और हम क्या कर रहे हैं, इसको एड ऑन कर रहे हैं इस 100 ml के 0.1 मोल वाले HCl के अंदर। जैसे जैसे हम लोग NaOH को HCl के अंदर ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन है, आयंस का कंसंट्रेशन है, वो हमारा क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये घटता घटता क्या हो जाएगा बेटा जी, 7 pH पर चला जाएगा। और जैसे ही ये 7 pH पर जाएगा, तो अब हमारा सॉल्यूशन ना तो एसिडिक बचा है और ना ही हमारा क्या है वो बेसिक बचा है। ठीक है, अब ये जब 7 pH होगा, ये इसका क्या होगा बेटा जी, एंड पॉइंट होगा। क्या होगा, एंड पॉइंट होगा। अब इस पर कलर चेंज करके कौन बताएगा, इंडिकेटर। इंडिकेटर को हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, चलेगा आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं कि हम लोग इंडिकेटर को कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखिएगा, यहां से हमें पता लगेगा कि हम लोग इंडिकेटर को कैसे सिलेक्ट करते हैं। जब देखिए हम लोग 0.1 मोल हमारा जो सॉल्यूशन है HCl का, वो हम लोग जिसका 1 ml अगर जो ले रहे हैं, तो हमारा क्या वॉल्यूम इज एडेड 0, अभी 0 है हमारा, तो यहाँ पर pH हमारा 1 है। ठीक है जी, जो हमारा सॉल्यूशन की pH है। जब हमने क्या कर दिया, 50 ml हमारा डाल दिया NaOH को HCl के अंदर, तो जो pH है वो 1.5 हो गया। जब 75 ml डाला तो जो pH है वो 1.8 हुआ। 98 ml डाला तो pH 3 हो गया। 99 ml डाला तो pH हमारा 3.3 हो गया। 99.8 ml डाला NaOH को तो pH हमारा 4 हो गया। 99.9 ml डाला pH को, उस माफ कीजिएगा, हमारा NaOH को, तो जो pH है हमारा 4.3 हो गया। और जैसे ही 100 ml डाला, pH हमारा कितना हो गया बेटा जी, 7 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, pH हमारा 7 हो गया तुरंत के तुरंत। जैसे हमने 100.1 डाला, 100.1 ml डाला, तो हमारा जो pH है वो 9.7 चला गया। तो अब मुझे यहां पर एक रेंज मिल गई प्यारे बच्चों, मुझे एक रेंज मिल गई ये वाली, ये एक रेंज क्या है कि मुझे क्या रेंज मिली बेटा जी, 99.9 से लेकर के, है ना, हमारा क्या बेटा जी, 100.1 के बीच वाली रेंज। अब 99 जब 9 ml डाला तो कितना pH था, 4.3 pH था। और जब 100.1 ml डाला तो कितना pH है बेटा जी, हमारा बेसिकली 9.7 pH है। तो हमें क्या है, अब देखिए pH की रेंज मिल गई बेटा जी, 4.3 से लेकर के 9.7। अब जिस भी इंडिकेटर का pH इस रेंज के बीच में आता होगा, उस इंडिकेटर को हम लोग हमारे स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस के लिए यूज करेंगे। और इस pH रेंज में हमारा एक बहुत ही यूनिक हमारा इंडिकेटर आता है, जिसका नाम है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो हम लोग यहां पर कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे बेटा जी, अपना, हम लोग यहां पर यूज करेंगे अपना फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो देखिएगा जरा, यहां पर यही बात बोली गई है कि इन द अबाउट टेबल वी कैन सी दैट एट द इक्विवेलेंट पॉइंट द चेंज ऑफ pH इज वेरी शार्प, यानी कि 4.3 टू 99.7। 4.3 pH कब था, जब हमारा क्या 99.9 ml डाला गया था, और 9.7 pH था जब हमारा 100.1 ml डाला गया था। तो हमारा क्या होगा बेटा जी, तो हमें यहां से 1 मोल सॉल्यूशन को हमारा बेटा जी, हमारा रेंज कितनी आई है, 4.3 से लेकर के 9.7 की रेंज तक आए हैं। तो हमारा क्या होगा, हम लोग यहां पर ऐसे इंडिकेटर यूज करेंगे जो हमारे इस pH रेंज के बीच में लाई करता हो। और हमारा क्या बेटा जी, फिनोफ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका pH 8.2 से लेकर के 10 होता है, और फिनोफ्थलीन को एज एन हम लोग यहां पर इंडिकेटर के तौर पर उपयोग करेंगे फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ठीक है जी, अब यहां पर देखिएगा हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है वो कैसे बन रहा है। देखिएगा जब हमारा pH 1 था, है ना, कैसे हमारा क्या होगा, देखिए एकदम 4.3 था, एकदम बूम पकड़ करके कहां गया, सीधा 10 पर गया है। तो ये हमारा क्या होता है, सिंपल सा हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता है। ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व किसके अकॉर्डिंग बनता है, हमारी इस वाले टेबल के अकॉर्डिंग। इस वाले टेबल के अकॉर्डिंग हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है बेटा जी, ड्रॉ किया जाता है। ठीक है जी, तो यही आप लोगों के क्या है बेटा जी, सिंपल सा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को लेकर के आपका टाइट्रेशन। ऐसे हमारा होता है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो वीक एसिड है यानी कि CH3COOH हमारा रहेगा, वीक एसिड है तो भाई, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो NaOH रहेगा। यहां से हमारा क्या बनेगा बेटा जी, देखिएगा जरा, ये Na इस H की जगह चला जाएगा, तो हमारा क्या बेटा जी, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा हमारा, है ना।
और साथ ही साथ हमारा क्या होगा बेटा जी, हमारा ऐसे वाटर यानी कि H2 अपना बाहर आ जाएगा। तो देखिए कि तरह हमारा यही रिएक्शन हो रही है और वाटर हमारा बाहर आ जा रहा है। ठीक है जी, चलिए अब आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारा, देखिएगा कि बट इन केस ऑफ एसिटिक एसिड देयर आर सम डिफरेंस दैट आर, कि हमारा एसिटिक एसिड के केस में हमारा क्या होगा कि वीक एसिड इज डिसोसिएटेड पुअरली देयरफॉर गिव अ स्मॉलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन, बट हमारा क्या जो इनिशियल पीएच है वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, हाई रहेगा। अब देखो भाई HCl था, पीएच कितना होगा बेटा जी, 1 से 3 के बीच में होगा। अब एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, तो भाई पीएच क्या होगा, 4 से ज्यादा ही होगा, 4 से 7 के बीच में होगा। तो यानी कि जो पीएच है ऑलरेडी इसका हाई है, यानी कि जो हमें यहाँ पर इक्वलेंट पॉइंट होगा वो 100 से भी पहले ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बेस तो हमारा भाई स्ट्रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वलेंट पॉइंट आएगा वो हमें क्या बेटा जी 100 से भी पहले देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर वही चीज बोली गई है। तो ड्यू टू हाइड्रोलाइसिस ऑफ द साल्ट फॉर्म ऑन द कंप्लीशन द रिएक्शन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन 7 हमारा, है ना जी। तो देखिएगा जरा यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर आप इस टेबल में अगर जो देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला कि जो 7 पीएच है वो 100 से पहले ही आ जाएगा। तो क्या देखिएगा जो पीएच 7 है वो कितने पर प्राप्त हो रहा है, 99.5 पर प्राप्त हो रहा है। कितने पर प्राप्त हो रहा है, 99.5 ml पर ही हम लोगों को प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ पर अगर जो पीएच रेंज देखेंगे यहाँ पर भी, क्योंकि हम लोगों तो भाई 100 ml से, क्योंकि हम लोग तो 100 ml लिए हैं, तो पीएच रेंज तो हम 100 ml के लिए देखेंगे। तो 99 पर कितना है हमारा क्या पीएच बन रहा है, 99 पर बन रहा है 7.7। कितना बन रहा है बेटा जी, मैं ऊपर लिखता हूं ताकि आप सोचो कि सर ने तो देख के लिख दिया, 7.7। और 100.2 पर कितना बन रहा है, 10। तो हमारा जो इंडिकेटर रहेगा वो इस पीएच की रेंज वाली हम लोग लेंगे। तो देखिएगा जरा जो हमारा इंडिकेटर यहाँ पर हमारा क्या लिया जाएगा, देखिएगा मैंने यही आप लोगों के लिए लिखा है 7.7 99.9 ml पर, और 10 हमारा क्या है 100.2 ml पर। तो पीएच रेंज मैंने भी यही बनाई थी भाई, देखो 7.7 से लेकर के 10 तक यही मैं आप लोगों के लेकर के आया। और इस पीएच रेंज में भी हमारा कौन लाई करता है भाई, 8.2 से लेकर के 10 पीएच हमारा किसका होता है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का होता है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, फिनोफ्थलीन को ही एज एन इंडिकेटर के तौर पर उपयोग करेंगे, और न्यूट्रलाइजेशन कर्व हमारा वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमारा किसके लिए बेटा जी, हमारा टेबल को देख करके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमारा ड्रॉ हुआ था। क्लियर है बेटा जी बात? अगर जो बात क्लियर हो रही है बहुत ही सिंपल सरल और बेहतरीन तरीके से फटाक से बता दीजिएगा। हमारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन के बारे में बात होगी। वीक बेस है भाई, वीक बेस यानी कि हमारा NH4OH है, और स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, माफ कीजिएगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई यानी कि HCl है। अब देखिएगा क्या होगा, ये OH और ये H यहां से हट करके हमारा क्या बना देगा बेटा जी, H2O बना देगा, और साथ ही साथ ये Cl और ये हमारा यहां पर जाकर जुड़ जाएगा तो हमारा क्या, अमोनियम क्लोराइड यहां से हमारा बन जाएगा। ठीक है जी। तो देखिएगा यही सेम रिएक्शन यहां पर लिखी हुई, अगर जो आप यहां पर इस रिएक्शन को देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अब यहां पर जब हम लोग बात करें तो यहां पर भी पीएच रेंज हमारी वेरी करेगी, क्योंकि वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां पर जो पीएच रेंज हमारी निकल करके आएगी वो क्या आएगी, देखिएगा कि द टाइट्रेशन इज हाइड्रोलाइज्ड एज द साल्ट फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट पॉइंट टू द लेस देन 7, कि जो हमारा पीएच रहेगा हमारा क्या रहेगा, लेस देन 7 रहेगा। तो जो पीएच रेंज यहां पर निकल करके आएगी वो कितने आएगी बेटा जी, 3 to 6.5 आएगी। क्या आएगी, 3 to 6.5 आएगी। अब इस पीएच रेंज में हमारा कौन सा हमारा क्या बेटा जी, जो इंडिकेटर लाई करता है वो कौन सा लाई करता है बेटा जी, हमारा बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या है, मिथाइल रेड को एज एन इंडिकेटर को तौर पर यूज करेंगे। क्यों, कि मिथाइल रेड का जो पीएच रेंज है वो कितनी होती है, 4.8 से लेकर के हमारी 6 पीएच रेंज का हमारा होता है। तो हमारा वीक एसिड, माफ कीजिएगा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम लोग मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल रेड को एज एन इंडिकेटर के तौर पर उपयोग करेंगे। ठीक है जी। हमारा जो ग्राफ होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द टेबल जो हमारी हम लोग लिखते हैं। वहीं पर हमारा वीक बेस और वीक एसिड के बारे में बात करेंगे भाई। वीक बेस और वीक एसिड के बारे में, तो वीक बेस हमारा क्या है, NH4OH है। वीक एसिड हमारा क्या है, CH3COOH है। ठीक है जी। जब हमारी यहां से रिएक्शन होगी तो सिंपल सा हमारा क्या होगा, अमोनियम एसिटेट हमें देखने को मिलेगा, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे यहां से बाहर आ जाएंगे। बट वीक एसिड और वीक बेस में हमारा होता क्या है कि हमारा क्या है, एज सच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें एक्यूरेट, हमें इतना ज्यादा एक्यूरेसी वाला हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा क्या है, इतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखाते इन द एसिड बेस टाइट्रेशन।
तो इनका एक्यूरेट रिजल्ट कैसे पता लगेगा भैया, यहीं से ही हमारा उत्पन्न होता है बेटा जी हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो हमारा क्या होता है कि हमारा वीक एसिड और वीक बेस के टाइट्रेशन को अगर हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, यानी कि एक्यूरेसी वाला रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं। और यहीं से ही हमारा जो सेकंड चैप्टर होता है ना, हमारी इस यूनिट का जो सेकंड चैप्टर होता है वो यहीं से ही हमारा उत्पन्न होता है फॉर द वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी कि हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। उसके अलावा हमारा टाइट्रेशन ऑफ पॉली बेसिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पर जिगजैग जिगजैग लाइक हमारे ग्राफ बनता है। तो आपका एक अलग से टॉपिक जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है वो मैंने आपको हर एक टाइट्रेशन में उसी के साथ ही बता दिया। तो अलग से न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी पूछ लेता तो भी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन से ही क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन कर्व हमारा जो कि हमारा प्रैक्टिकली जो भी हमने हुआ है वही सारी की सारी चीजें यहां पर आप लोगों को बताई गई है। यहां पर आपके इंडिकेटर्स हैं, एसिड के अंदर बेस के अंदर कैसा कलर शो करेंगे, पी के हमारी क्या रहेगी इंडिकेटर की, और पीएच रेंज हमारी क्या रहेगी, ये सारी की सारी यहां पर दी हुई है। तो आप लोग इसको लर्न कर सकते हैं। तो यही आप लोगों का क्या बेटा जी कंप्लीट है एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि यहां पर मैंने आपको पूरा है ना एक एक टॉपिक के साथ में पढ़ाया। तो अगर जो आप लोगों को एसिड बेस टाइट्रेशन पूरा का पूरा समझ में आया हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो, फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे जी। फटाफट बता दीजिएगा अगर जो आप सब लोगों को एसिड बेस टाइट्रेशन क्लियर हुआ हो। कल सुबह की क्लास में हम लोग सस्पेंशन पढ़ेंगे पूरा वन शॉट में, और कल शाम को आप लोगों की एनालिसिस क्लियर है प्यारे बच्चों बात, चलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। कल सुबह 7:15 पर मुलाकात करेंगे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, आई लव यू बच्चा जी, थैंक यू सो मच।